Hello guys, this is my first video on the YouTube channel, and in this video we will going to discuss about an introductory part of the diabetic mellitus. In this video we will discuss about a short or brief introduction to diabetic mellitus. So friends, diabetes is not a single disease. It is a condition in which multiple diseases are involved. For example, in this diseases, one trait that is called common trait, and common traits is that it is a chronic hyperglycemic condition. This is a common trait in diabetic mellitus. For example, here we will written common traits डायबिटिक मेलाइटिस में क्या है? क्रोनिक हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन. Hyperglycemic condition means increased level of blood glucose in the blood. Okay. डायबिटिक मेलाइटिस वाले डिजीज में कभी भी क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन अवेलेबल होगा. क्रोनिक दैट मीन्स फॉर लॉन्ग टाइम हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होगा कि लॉन्ग लास्टिंग होगा. जो ब्लड में जो शुगर की जो अवेलेबिलिटी होगी, जो कंसंट्रेशन होगी, वो हाई अमाउंट में होगी और दैट इज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए ये होगी. इसी को क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन कहते हैं. ओके. डायबिटीज आपको बहुत तरीके से आपको किल कर सकता है. ये केवल एक तरीके से नहीं मारता हम लोगों को. फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक हम लोग कॉमन स्ट्रेन लेंगे डिजीज की, और इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ डायबिटीज डिस्कस करेंगे उस कॉमन. नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस. ओके. अब हम लोग डायबिटिक मेलाइटिस के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम लोग एक कॉमन स्ट्रिंग लेते हैं. ठीक है. ये कॉमन स्ट्रिंग है. ठीक है. इस पे कुछ डेथ स्टोन्स होते हैं. ठीक है. जैसे टाइप डायबिटीज़ के टाइप हम लोग अब लेंगे. ठीक है. इसके वन एंड पे हम लोग लिखेंगे टाइप 1 डायबिटीज़. ये टाइप 1 डायबिटीज़ है. उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़, 2 डायबिटीज़. अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है. डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन. ठीक है. और टाइप 2 डायबिटीज़ में इंक्रीज रेजिस्टेंस टू इंसुलिन. रेजिस्टेंस टू इंसुलिन. नेक्स्ट टाइप में यहाँ पे एक टाइप आता है जिसे हम लोग कहते हैं लेडा. लेडा क्या होता है? दिस इज लेटेंट. एल स्टैंड फॉर लेटेंट. ओके. ए स्टैंड फॉर ऑटो इम्यून. ओके. डी स्टैंड फॉर डायबिटीज. ए स्टैंड फॉर इन एडल्ट. ओके. बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ कभी भी होगा तो ये यंगर पीपल में ये जनरली होता है टाइप 1 डायबिटीज़. ओके. और टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है वो एडल्ट में होता है. ठीक है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ जो होता है वो एडल्ट में हो जाता है, जो कि अराउंड 40 ईयर्स में होते हैं. ठीक है. टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है वो यंगर फेज में होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या हो जाता है? एडल्ट फेज में होता है. ठीक है. इसमें लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटिक इन एडल्ट में लेटेंट मीन्स होता है कि जो छुपा हुआ है. ठीक है. ऑटो इम्यून मीन्स छुपा हुआ पोटेंशियल, दैट इज लेटेंट. ओके. ऑटो इम्यून मीन्स क्या होता है? इम्यून सिस्टम मीन्स हम लोग क्या जानते हैं? इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी सेल्स को में कभी भी इन्फेक्शन यदि आ जाए या कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स या कोई बाहरी सोर्स से कोई इन्फेक्शन आए तो फिर हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ ऐसे सेल्स को प्रोड्यूस करती है जो कि उसको किल करने में, उस इन्फेक्शंस को किल करने में
कैपेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टर्म आया है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून मीन्स क्या होता है कि जब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे खुद के ही अगेंस्ट में काम करने लगे, व्हेन आवर बॉडीज इम्यून सिस्टम टेकिंग एक्शन अगेंस्ट आवर बॉडी सेल्स itself, this is known as autoimmune condition। तो इन ऑटो इम्यून डायबिटीज इसमें क्या होता है कि हमारे जो पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं, ये पैंक्रियाज के ये बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ये क्या करता है कि इट डिस्ट्रॉय बीटा सेल्स, डिस्ट्रॉय बीटा सेल्स। इस जैसे ही ये बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो बीटा सेल्स जो होता है वही पैंक्रियाज का जो बीटा सेल्स होता है यही इंसुलिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लेकिन जैसे ही ये डिस्ट्रॉय बीटा सेल्स को ये कर देगा, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज वाली ये कंडीशन, ऑटो इम्यून वाली कंडीशंस, जैसे ही बीटा सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। और जब इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो ये जो डिजीज कंडीशन है लैडा जो है, इट विल बिहेव लाइक टाइप 1 डायबिटीज। ये भी टाइप 1 डायबिटीज के जैसे ही क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो जब देखते हैं कि कोई पेशेंट 40 यहाँ पे देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब भी कोई एक अच्छा डॉक्टर होगा वो हमेशा ही देखेगा कि जब कोई पेशेंट 40 वर्ष की अवस्था से ऊपर का है और उसको जो सिम्टम्स है वो टाइप 1 डायबिटीज से मैच कर रहा है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली समझ जाएगा कि ये कंडीशन टाइप 1 डायबिटीज के सिमिलर है, टाइप 1 डायबिटीज जैसा है। लेकिन सिंस टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो यंगर पीपल में होता है, लेकिन फिर भी जो एडल्ट है उसमें भी ऐसा कंडीशन हो रहा है, ऐसा सिमिलरिटी आ रही है कि टाइप 1 डायबिटीज जैसी, तो वो कंसीडर करेगा, वो ये मानेगा कि ये जो पेशेंट है ये टाइप 1 डायबिटीज जो कंडीशन शो कर रहा है ये लैडा है, इसमें इसका जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटो इम्यून कंडीशन से भी सफर कर रहा है, इस तो वो इसे लैडा कंसीडर कर लेगा इस डिजीज को, ठीक है। उसके बाद हम लोग टाइप 4 में जो आता है वो हम लोग देखेंगे, उसे हम लोग कहते हैं मूडी, MODY। ये मूडी क्या होता है, तो M स्टैंड्स फॉर मैच्योरिटी, ओके, मैच्योरिटी, O स्टैंड फॉर ऑनसेट, D stand for diabetes and Y stand for younger, ओके। अब इसी के जैसे सिमिलर केस है कि टाइप 2 डायबिटीज जो होता है इट इज फाउंड ओनली इन एडल्ट्स, बट इफ दिस सेम सिचुएशन is found in the patient of younger age, then a good doctor will understand definitely that this patient is suffering from moody disease। वो ये समझेगा कि जो यंगर पेशेंट में, यंगर पीपल में यदि टाइप 2 डायबिटीज जैसी कंडीशन आ गई जिसमें इंसुलिन जो है, जो पेरिफेरल जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन के विरुद्ध, इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, मीन्स इंसुलिन इज नॉट कैपेबल ऑफ इट्स एक्शन, यदि ये इंसुलिन अपना एक्शन नहीं कर पाता है तो वो टाइप 2 डायबिटीज में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये एडल्ट फेज में होता है ये यंगर फेज में ही, यंगर पीपल में ही हो गया है, ठीक है। तो ये मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज कहते हैं, मीन्स कि यंगर पीपल में मैच्योरिटी पहले ही जो मैच्योरिटी ऑनसेट पे आती है ये मैच्योरिटी ऑनसेट हो गया है, मतलब ये पहले ही ये मैच्योरिटी ऑनसेट की वजह से हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन हो गई है और इंसुलिन की रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो गई है इसके पेरिफेरल टिश्यूज में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। अब हम लोग एक और डायबिटीज हम लोग देखते हैं, इट इज कॉल्ड गेस्टेशनल डायबिटीज। दिस इज कॉल्ड गेस्टेशनल डायबिटीज। ये गेस्टेशनल डायबिटीज ये विमेन में होता है, गेस्टेशनल डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, ओके। इसमें गेस्टेशनल डायबिटीज के दौरान होता क्या है कि जो भी विमेन होती हैं उन गेस्टेशनल डायबिटीज जो होता है ये विमेंस में होता है और इसमें होता क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान ये वीमेंस में होता है गेस्टेशनल डायबिटीज। इसमें ओवरवेट की वजह से
जो वीमेंस के जो सेल्स होते हैं, उनके बॉडी सेल्स जो होते हैं, वो इंसुलिन को यूज नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन डेवलप हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन विकसित हो जाता है प्रेग्नेंट वीमेन में। और जिसकी वजह से उस जो एक मेजर उसका जो एक फंक्शन होता है, ये होता है कि जो बेबी होते हैं वे ओवरफेड हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो साइज ऑफ द बेबी जो होता है वो एक्स्ट्रा लार्ज हो जाता है। साइज ऑफ द बेबी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग डिलीवरी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर बोथ मदर एंड बेबी टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। ओके, तो ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ में होता है। अब हम लोग आते हैं, एक और डायबिटीज होता है, एक नेक्स्ट अब हम लोग एक 6 टाइप का डायबिटीज होता है, जो कि ये एक इनडायरेक्ट जो है इसका ये डायबिटिक कंडीशन क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कोई एक ऐसा ड्रग्स ले लेते हैं जो कि हमारे बॉडी में हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन बना देता है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन क्रिएट कर देता है, तो उस ड्रग्स की वजह से जो हमें डायबिटीज होता है, तो दिस इज कॉल्ड ड्रग्स causes डायबिटीज। ओके, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि बीटा ब्लोकर्स एक ऐसा ड्रग्स है, प्रोप्रानोलोल, जो पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, इसके जो पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे ये क्या करता है कि बीटा 2, इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बीटा 2 एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स होते हैं पैंक्रियाज के बीटा सेल्स पे, ठीक है। तो ये बीटा ब्लॉकर्स जो ड्रग्स है, ये क्या करता है कि ये बाइंड कर जाता है इस रिसेप्टर्स के साथ, और ये इस जैसे ही बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स इस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड किया है, तो इसकी वजह से क्या अफेक्ट हुआ? इसकी वजह से इस बीटा सेल्स का सेक्रेशन जो है वो स्टॉप हो गया, जैसे ही ये बाइंड कर दिया। क्यों स्टॉप हो गया? क्योंकि ये ड्रग इसके रिसेप्टर से बाइंड करा और इसके बाद इसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया पूरी तरीके से, उससे क्या हुआ? ये स्टॉप हो गया। तो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन था वो क्या हो जाएगा? इंसुलिन का प्रोडक्शन ये स्टॉप हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक और ड्रग्स का हम लोग एग्जांपल लेते हैं जो थायाजाइड करके यूज होता है, जो कि डायूरेटिक कंडीशंस में थायाजाइड ड्रग्स का यूज होता है। ये भी हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन कॉज करता है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन ये भी कॉज करता है। तो ये थे हमारे ऑल टाइप्स ऑफ, ये जो 6 टाइप्स के जो डायबिटीज जो हो जाते हैं, ये हैं हमारे टाइप्स ऑफ डायबिटीज, ठीक है। अब हम लोग डायबिटीज के ये सब क्या थे, ये पहले हम लोगों ने अभी तक क्या लिया? एक डेथ स्ट्रिंग हम लोग लिया, ठीक है। एक स्ट्रिंग लिया हम लोगों ने, उस पर हम लोगों ने छोटे छोटे डेथ स्टोन बनाए कि ये सब एक छोटे छोटे डेथ स्टोन्स हैं। उसके बाद अब हम लोग जो मॉन्स्टर्स अफेक्ट हैं, डायबिटीज के जो मॉन्स्टर अफेक्ट है, अब हम लोग उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। स्टॉप। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके जो डेथ स्टोन हमने देख लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो मॉन्स्टर अफेक्ट हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के, उसके बारे में। मॉन्स्टर अफेक्ट जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डेथ थ्रेड्स देखे थे, ठीक है। उसके बाद यहीं से हम लोग अब इसके जो मॉन्स्टर अफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मॉन्स्टर्स अफेक्ट में क्या होते हैं हम लोग, इसके डायबिटीज़ मेलाइटस का 2 काम एक और होता है कि इट कॉजेज effect on micro vessels and macro vessels. First, this is
माइक्रो वेसल्स, इस पे भी इसके काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं और दूसरे मैक्रो वेसल्स पे भी काफ़ी ज़्यादा इसके अफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब मैक्रो वेसल्स जो होते हैं इसमें क्या क्या आ जाते हैं, तो मैक्रो वेसल्स में आते हैं आपके लार्ज साइज्ड वेसल्स। ठीक है, लार्ज साइज्ड वेसल्स जो होते हैं इसके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, लार्ज साइज्ड वेसल्स के एग्जांपल क्या क्या हैं, तो ये एओर्टा हो सकता है, एओर्टा होता है, और फिर मस्कुलर आर्टरी भी होता है। ठीक है, एओर्टा का क्या काम है, ये बेसिकली हार्ट से ये ग्रुप ऑफ जो एओर्टा जो होता है वो बेसिकली ग्रुप ऑफ आर्टरी होता है जो क्या करता है, ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, दिस इज एओर्टा। ओके, ये मैक्रो वेसल्स में आ जाते हैं, लार्ज साइज वेसल्स में ये। तो डायबिटिक जो मेलाइटस है वो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट उसका होता है। ये क्या करता है, इसमें ये कुछ डिजीज कॉज करता है। जैसे पहला इसने क्या किया, इसने पहला CAD इसमें आ जाता है। CAD मीन्स क्या होता है, CAD मीन्स होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब कोरोनरी आर्टरी जो होता है वो क्या होता है, तो हम लोग के हार्ट में जो भी आर्टरीज होते हैं उसे कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। वो क्या काम करते हैं, वो हम लोगों के हार्ट से ब्लड को पहुंचाने का काम करते हैं। कहाँ पे, तो फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, CAD में कुछ डिजीजेज होते हैं, जैसे कुछ इसके CAD के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें इसमें स्टेबल एंजाइना पहला आ जाएगा, स्टेबल एंजाइना। ठीक है, दूसरा हो जाएगा अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। तीसरा क्या होगा इसका, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। तीसरा होगा इसका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, एक हो गया इसमें, और चौथा होगा सडन कार्डियक डेथ। ठीक है, ये जो 4 हैं ये मेजर इसके अफेक्ट हो सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के इतने चार जो है अफेक्ट होते हैं। स्टेबल एंजाइना मीन्स क्या है, एंजाइना का जो बेसिकली जो मीनिंग होता है दैट इज चेस्ट पेन। स्टेबल एंजाइना मीन्स क्या होता है कि यदि कोई पेशेंट CAD से सफ़र कर रहा है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो दैट मीन्स व्हाट, वो स्टेबल एंजाइना से सफ़र कर रहा है, उसमें चेस्ट पेन उसे काफ़ी ज़्यादा समय से और स्टेबल उसे रह रहा है एंजाइना उसे। अनस्टेबल एंजाइना मीन्स क्या होता है कि पेशेंट को कभी आता है फिर कभी जाता है, चेस्ट पेन हमेशा नहीं रहता, ये कुछ लिमिटेड टाइम पे आता है और फिर वो चला जाता है आकर के। उसके बाद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन मीन्स जो बेसिकली मीनिंग जो इन्फार्क्शन का होता है वो क्या होता है, इन्फार्क्शन का अर्थ होता है ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो। क्या होता है इसका, ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो। ओके, तो जो मायोकार्डियल जो टिश्यूज हैं, जो हार्ट के जो टिश्यूज होते हैं उसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो में यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो फिर उसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से भी आपकी डेथ हो सकती है, आपकी डेथ इससे भी हो सकती है, आपकी डेथ इससे भी हो सकती है। सडन कार्डियक डेथ जिसे कहते हैं, इससे भी आपकी डेथ हो सकती है। तो डायबिटीज इस तरीके से आपको एक तरीके से नहीं मारता है, वो आपको बहुत सारे तरीकों से डायबिटीज जो है वो आपको मारता है। ठीक है, इस टॉपिक पे इसका अब हम लोग यही जानेंगे कि यहाँ पे जो माइक्रो वेसल्स को जो ये इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो माइक्रो वेसल्स को इम्पैक्ट डायबिटीज़ मेलाइटस तो करता ही है, लेकिन माइक्रो वेसल्स पे ब्लड फ्लो का जो अफेक्ट है, ब्लड फ्लो की वजह से जो माइक्रो वेसल्स की वजह से जो ब्लड फ्लो, इसको काट दीजिए प्लीज। अब जो पर्सन डायबिटीज मेलाइटस से जो पर्सन सफ़र कर रहे हैं उसमें तो माइक्रो वेसल्स पे जो तो उनका अफेक्ट होगा ही, उसके साथ साथ
मैक्रो वेसल्स के पे जो डिजीजेज होंगे, इसकी वजह से जो डिजीजेज होंगे, ये जो पर्सन नॉन डायबिटिक मेलाइटस जो पर्सन होंगे उसमें भी ये हो सकता है। इफ़ एनी पर्सन, अगर कोई पर्सन सफ़र कर रहा है हाइपर लिपिडेमिया, तो उसमें भी मैक्रो वेसल्स उसका भी क्या होगा, अफेक्टेड होगा। यदि कोई पर्सन एजिंग की वजह से भी मैक्रो वेसल्स क्या हो जाता है, नैरोवर हो जाता है। एजिंग जब उम्र बढ़ता है तो भी मैक्रो वेसल्स की जो साइज होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ जाते हैं मैक्रो वेसल्स। एजिंग होने पे भी, हाइपरलिपिडेमिया पर भी, ये हाइपरटेंशन की वजह से भी क्या हो जाता है, तो मैक्रो वेसल्स के जो साइज होते हैं उसमें रिडक्शन हो जाता है। और जिसकी वजह से जैसे ही वेसल्स के साइज में क्या होगी, रिडक्शन होगी, वेसल्स जैसे ही कंस्ट्रिक्ट करेगा, वेसल जैसे ही सिकुड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये मैक्रो वेसल्स में इसकी वजह से भी जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है, लेकिन उनमें यदि ये तीनों चीज़ें हैं, हाइपरलिपिडेमिया मीन्स यदि किसी पेशेंट में लिपिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, तो भी हाइपरलिपिडेमिया, और इसकी वजह से मैक्रो वेसल्स क्या होंगे, नैरोवर हो जाएंगे। एजिंग होने पर भी, जब उम्र बढ़ता है तब भी मैक्रो वेसल्स क्या होंगे, नैरोवर हो जाएंगे, ठीक है। हाइपरटेंशन के दौरान भी क्या होगा, मैक्रो वेसल्स आपके बहुत ज़्यादा नैरोवर हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में इसके हम लोग अब देखेंगे CAD तो हम लोगों ने देखा, उसके बाद डायबिटीज़ का और क्या इफेक्ट आता है वो हम लोग देखेंगे। वो होता है, तो CAD में हम लोग एक और टर्म्स देखेंगे। CAD में क्या होता है, एक टर्म आता है एथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एथीरोस्क्लेरोसिस मीन्स होता है कि जब आर्टरी के वॉल पे जब प्लेक का फॉर्मेशन हो जाए, प्लेक मीन्स जब आर्टरी का जो वॉल होता है उस पर डिपोजिशन हो जाए कोई फैटी सब्सटेंस, ऑयली सब्सटेंस या कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, कुछ किसी भी चीज़ का, वो जब डिपोजिशन हो जाता है तो फिर वो एथीरोस्क्लेरोसिस वो कंडीशन होता है। आर्टरी के वॉल उसमें क्या होता है, फिर हम ना वो डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आर्टरी लेते हैं, ठीक है, आर्टेरियोल लेते हैं, ये एक आर्टेरियोल है हमारा, तो ये नॉर्मल पर्सन में ऐसा होता है आर्टेरियोल, ठीक है। लेकिन जो एथेरोस्क्लेरोटिक पर्सन होगा, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, आर्टरी की वॉल पे कुछ डिपोजिशन हो जाता है, इसके इनर वॉल पे, आर्टरी के इनर इनसाइड, इसके जो अंदर का जो वॉल है ना, इस पे कुछ सब्सटेंस, ऐसे कुछ सब्सटेंस यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हो जाएगा, ये है, ये साइज इसका जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ऐसे करके ये कंटिन्यूस ये इंक्रीज होता रहेगा इसका साइज, ठीक है। और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये वॉल पूरी तरीके से इधर से भी ब्लॉक होगी, ये इधर से भी इसका डिपोजिशन हो जाएगा, इधर से भी डिपोजिशन हो जाएगा, इधर से भी डिपोजिशन हो जाएगा, तो इसका जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। और जैसे ही साइज नैरो होगा तो ब्लड जब फ्लो करेगा इसके थ्रू, वो क्या होगा, लेस अमाउंट में फ्लो करेगा, एंड द नैरोवर इन द साइज ऑफ दिस आर्टेरियोल causes रिडक्शन इन ब्लड फ्लो, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कि ये हम लोग का क्या है, पाम है, ठीक है, ये हम लोग का फिट है, लोअर लिम्ब है हम लोग का ये। अब लोअर लिम्ब के जो मैक्रो वेसल्स हैं उस पर कैसे इफेक्ट करता है ये, यही वक्त ये इस पे भी ये इसका ये क्या हुआ, ये इसका टिश्यू है, ठीक है, आर्टेरियोल वाला एक पार्ट है इसका लोअर लिम्ब का, इसके इस साइड पे थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ,
इकट्ठा हो गया, ये डिपोजिशन हो गया फैट्स का। अब धीरे धीरे ये और बढ़ेगा यहाँ पे, जिसकी वजह से लोअर लिम्ब में ब्लड का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, कम होगा। और जैसे ही ब्लड का फ्लो कम होता है तो फिर क्या होता है, इसके जो सेल्स जो होंगे, यहाँ के जो भी सेल्स होंगे उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। और जब सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो जो भी ऑस्टियोसाइट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, वो धीरे धीरे फिनिश होने लगेंगे। ठीक है, CAD के को डायग्नोज कैसे किया जाता है, तो उसके लिए इसके लिए एक टेस्ट जो है वो जनरली किया जाता है कि आर्टरी के कौन से पार्ट पे प्लेक जो है वो है, कहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है वो नैरो है, ये रिकॉग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कोरोनरी एंजियोग्राफी करी जाती है। ठीक है, कोरोनरी एंजियोग्राफी में आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहाँ पे प्लेक है, कहाँ पे प्लेक थिक लेयर में है, कहाँ पे प्लेक कम है, कहाँ पे ब्लड वेसल्स नैरो है, कहाँ पे ब्लड वेसल्स नॉर्मल है। इस पार्टिकुलर लोकेशन को लोकेलाइज करने के लिए कोरोनरी एंजियोग्राफी करी जाती है। ठीक है, उसके बाद ये इसके डायग्नोसिस में, ये उसका क्या डायग्नोसिस होता है CAD का। अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो जो सबसे जो दो फेमस हैं वो हैं कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी क्या होता है, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, इसमें क्या होता है कि एक स्टेंट होता है जो कि मेटल्स वायर का मेस लाइक स्ट्रक्चर, एकदम ये सपोज कि कोई मेटल वायर है, ऐसे ऐसे करके मेस लाइक स्ट्रक्चर बना होता है इसका स्टेंट। ठीक है, और इसे आर्टरी के अंदर इसे आर्टरी के अंदर फिर लाया जाता है स्टेंट को। फिर दिस इज आर्टरी वॉल। और ये नॉर्मल में होता है, ये नॉर्मल कोई पर्सन है तो इसका जो आर्टरी का साइज है, आर्टरी वॉल का जो थिकनेस है वो इतना है। और जो एक डायबिटिक पेशेंट है, ये एक नॉर्मल पर्सन है और जो एक CAD से सफ़र कर रहा है जो पर्सन, उसका आर्टरी का जो वॉल का जो थिकनेस है, जो साइज है वो ऐसा है, वो नैरो हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब कोरोनरी एंजियोप्लास्टी जब करी जाएगी तो उस स्टंट को डॉक्टर क्या करेंगे, बड़े ही बारीकी से, विथ मच मोर केयरफुली, वो यहाँ तक उसे इनसाइड वो इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इसे वो इंसर्ट करेंगे अंदर तक ही इसे। और फिर ये क्या होता है एक्चुअली में, ये एक एक्सपेंडेड बैलून होता है। ये क्या होता है, एक्सपेंडेड बैलून लाइक मेटल, एक्सपेंडेड बैलून लाइक मेटल वायर का ये बना होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो मेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है इसका। वो क्या होता है, जैसे ही ये अंदर इसे इंसर्ट किया जाता है और इसके बाद ये क्या हो जाता है, ये एक्सपेंड हो जाता है। जैसे ही ये इंसर्ट किया और ये एक्सपेंड हो गया, तो इसकी एक्सपेंड जैसे ही हुआ, इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो साइज जो होता है आर्टरी का वो फिर से नॉर्मल साइज हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो ब्लड फ्लो होता है वो फिर जैसे नॉर्मल पर्सन में होता है वैसे ही फिर इस पर्सन में भी, जो पर्सन अनहेल्दी पर्सन है, जो पेशेंट है, उसमें भी फिर नॉर्मली ये फंक्शन करता है। ठीक है, तो एक ये आपका है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी ऐसे करी जाती है। ठीक है,
एक होता है हार्ट बाईपास सर्जरी जिसे हम लोग बोलते हैं, वो भी बहुत फेमस है। तो उसमें क्या होता है कि जो आर्टरी का जो आर्टरी और वेंस को ग्राफ्टिंग किया जाता है, किसी दूसरे ऑर्गन्स के आर्टरी और वेंस को काट करके, उसको कट करके और फिर किसी इस वाले आर्टरी पे ग्राफ्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर्टरी, जो कंस्ट्रिक्टेड आर्टरी है, इसे ग्राफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक स्लाइटली यहाँ पे एक स्लैंटली हम लोग बस इसे कट लगाते हैं। यहाँ पे ऐसे ही कट लगाया गया, एकदम बड़ी जो सर्जन्स होते हैं वो बड़ी केयरफुली तरीके से इसे क्या करते हैं, उसे कट करते हैं और उसके बाद इसे जो हेल्दी पर्सन का जो आर्टरी होता है उसे बस क्या करते हैं, वो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यदि कहीं पर प्लेक जमा है तो जितने पार्ट पे प्लेक जमा होगा उतने पार्ट को वो काट करके हटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हेल्दी उस आर्टरी में जहाँ पे प्लेक नहीं है उसे यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, फिर ग्राफ्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग बाईपास सर्जरी भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से CAD का ट्रीटमेंट करा जाता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे सेगमेंट पे आते हैं। यहाँ पे माइक्रो वेसल्स कॉम्प्लिकेशंस में जो दूसरा हमारा टाइप होगा वो क्या होगा, CVA। क्या होता है ये CVA? दिस इज सेरिब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट इसे हम लोग बोल लें, इसे इवेंट्स भी बोल सकते हैं या फिर सेरिब्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं, ठीक है। सेरिब्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है कि सेरिब्रो मीन्स तो हम लोग सब जानते हैं कि लार्ज साइज जो होता है उनका ब्रेन का वही होता है। सेरिब्रो वैस्कुलर मीन्स होता है कि द ट्यूब थ्रू विच ब्लड फ्लोज इन आवर ब्रेन सेल्स। तो सेरिब्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। इसमें भी क्या होता है कि 4 टाइप्स के ये होते हैं। जैसे पहले फर्स्ट होता है इसका एस्टिनोटिक मीन्स क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में रिडक्शन होता है। ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स बिकम्स नैरोअर and hence it leads to reduction in blood flow, ठीक है। ये आपके एस्टिनोटिक के हो गए, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा आता है थ्रोम्बोटिक इफेक्ट। थ्रोम्बोटिक इफेक्ट क्या होता है, जब जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में क्या हमने देखा कि आर्टरी में क्या था, इस आर्टरी में क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन इन ब्लड फ्लो हुआ। तो ब्लड जहाँ पे जा रहा था जिस अमाउंट में, उस अमाउंट में नहीं जा करके कम अमाउंट में जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके कुछ इसके वॉल पे कहीं कहीं पे क्या होगा, प्लेटलेट्स एंड जो प्लेटलेट्स हो जाएंगे और फाइब्रिन हो जाएंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे और इसकी वजह से क्या होगा, ये एक एंथ्रोमा यहाँ पे डेवलप कर लेगा, ठीक है। ये एंथ्रोमा, डीजेनरेशन इन द वॉल ऑफ द आर्टरी ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन, इट कॉजेज एंथ्रोमा। इसे एथेरोमा हो जाएगा, ठीक है, एथेरोमा। तो थ्रोम्बोटिक इफेक्ट ये इसे कहते हैं थ्रोम्बोटिक इफेक्ट, ओके। ये नेक्स्ट जो इफेक्ट होता है उसे कहते हैं एम्बोलिक इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं हम लोग, एम्बोलिक इफेक्ट। एम्बोलिक इफेक्ट क्या होता है,
कि यहाँ पे पहला तो फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट में क्या हुआ, रिड्यूसेस इन ब्लड फ्लो। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल जो था वो नैरो हो गया, ठीक है। दूसरा में क्या हुआ कि जैसे ही ब्लड फ्लो में रिडक्शन होगा तो जो ब्लड होगा वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर का जो प्लेटलेट्स होगा या फिर जो फाइब्रिन्स होंगे वो क्या होंगे, वो डिपॉजिट हो जाएंगे कहीं कहीं पे, ठीक है। अब एम्बोलिक में क्या होता है कि ये जो थ्रोम्बोस्टिक है, ये जो थ्रोम्बस है, ठीक है, ये थ्रोम्बस, ठीक है, जो एंथेरोमा के ओवर जो थ्रोम्बस बना है वो क्या होगा, वो डिटैच हो जाएगा यहाँ से, ये फिर अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये जो बॉल लाइक शेप है, ठीक है, ये अलग हो जाता है, ये डिटैच हो जाता है। और डिटैच होने के बाद ये मूव करने लगता है, जैसे ये कैरोटिड प्लेक्सस है, कैरोटिड से निकल करके या फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से निकल करके ये क्या होगा, ये उस वेसल से डिटैच हो जाएगा, उससे कट करके वेसल्स से वो डिटैच होके वो फिर मूव करेगा। और मूव करते करते ये कहाँ पे पहुंचेगा, ये जो थ्रोम्बस है, थ्रोम्बस रीचेस टू CNS, थ्रोम्बस रीचेस टू CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक फिर ये पहुंचता है, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचता है इसकी वजह से ये इसका कुछ जो इसका जो तो जैसे ये एम्बोलस है, और ये जैसे ये डिटेच हुआ इसे एम्बोलस कहते हैं। फिर ये एम्बोलस जो है वो क्या किया, मूव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वहां तक ये फिर पहुंचता है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, CNS तक जैसे ही पहुंचा, जैसे ही CNS तक पहुंचता है तो क्या होता है, ये ब्लॉक कर देता है, इट ब्लॉक, ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है आर्टरी को, ठीक है। कैसे ब्लॉक करता है तो हम लोग यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कहीं पे, यहीं पे हम लोग देखते हैं कि कैसे ब्लॉक करता है। दिस इज आर्टरी, here this is embolus, and as it reaches here, this is the deposition of fats, oils, anything। यहाँ पे जैसे एम्बोलस पहुंचा ये पूरी की पूरी तरीके से इससे अटैच होकर के ये कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, इसे ब्लॉक करेगा इस वेसल्स को। ये हुआ आपका एम्बोलस, ठीक है। एम्बोलस क्या करता है, इस पाथवे को ये पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा। जैसे ही ये ब्लॉक कर देगा तो ब्लड के फ्लो के लिए नेसेसरी क्या होता है, ओपन स्पेस। ओपन स्पेस यहाँ पे कहीं भी नहीं रहेगा, तो ओपन स्पेस जैसे ही यहाँ नहीं रहेगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है एम्बोलिक अफेक्ट, ठीक है। एक फोर्थ अफेक्ट होता है, वो क्या होता है, फोर्थ अफेक्ट होता है आपका, इसे हम लोग कहते हैं हीमोरहेजिक अफेक्ट। क्या कहते हैं, हीमोरहेजिक अफेक्ट। ये क्या होता है, इसकी वजह से डिस्ट्रप्शन हो जाता है ब्लड वेसल्स में, डिसरप्शन इन ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो टोटल ये 4 टाइप्स होते हैं सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स के, यहाँ पे हमने डिस्कस करा, ठीक है। अब ये मैक्रो वेसल्स कॉम्प्लिकेशंस में हम लोगों ने 2 बातें सीखी। पहला क्या, CAD सीखा हम लोगों ने, दूसरा सीखा CVA, ठीक है। अब हम लोग आते हैं माइक्रो वेसल्स के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उस पर। अब डायबिटिक न्यूरोपैथी हम लोग क्या, डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है कि पॉलीन्यूरोपैथी होता है या सिमेट्रिक होता है। इसमें होता है क्या कि जो लोअर लिम्ब है हमारे, ठीक है, लोअर लिम्ब जो हमारे होते हैं, जो पाँव जो होते हैं हमारे, जो लेग होते हैं, पेट होते हैं, उसमें क्या होता है एक्चुअली कि जो
सेंसरी नर्व्स होते हैं, उस सेंसरी नर्व्स में क्या होगा, सेंसरी नर्व्स जो होते हैं इसका काम होता है कि अफेक्टर मसल से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक, सीएनएस तक पहुंचाना। ठीक है, मतलब जहाँ कहीं भी हो रहा हो बॉडी के किसी भी पार्ट में यदि कुछ भी हो रहा हो, इसको इस इवेंट को, इस इंसिडेंट को सीएनएस तक पहुंचाना, ये सेंसरी नर्व्स का काम होता है। तो क्या होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी में, क्या होता है कि सेंसरी नर्व्स जनरली डैमेज होता है, डैमेज मोटर नर्व्स भी होते हैं, लेकिन सेंसरी नर्व्स यदि डैमेज हो जाता है और उसे इग्नोर कर दिया जाता है, बहुत लंबे समय से उसे छोड़ दिया जाता है, ट्रीट नहीं किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है हमारे लोअर लिम्स में, फिट में इन्फेक्शन हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, फिर वो कोई भी वाउंड हो या फिर कुछ भी हो, इस इन्फेक्शन की वजह से एम्प्यूटेशन करना पड़ता है उस पार्ट का, चाहे लेग का पार्ट हो तो उसे, लोअर लिम्ब का जो लेग का पार्ट होता है उसे काट करके हटाया जाता है, तब जा करके ये इन्फेक्शन कहीं ठीक होता है। ये सेंसरी नर्व्स में इन्फेक्शन होता है, उसका एक ही विकल्प होता है, एक ही ऑप्शन होता है, उसको एम्प्यूटेट करना। ठीक है, तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया। अब एक कॉमन जो इंसिडेंट है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, वो क्या है हम लोग का, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये क्या होता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है, तो इसमें सपोज कि कोई एक नॉर्मल पर्सन है, तो वो जब कोई नॉर्मल पर्सन है, वो जब लेटा हुआ है, इफ इज लाइंग ऑन द बेड एंड इफ इज सडनली स्टैंड अप, तो उसमें क्या होगा कि वो नॉर्मली उसका कुछ, उसके बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा। वो नॉर्मली यदि कोई पर्सन लेटा हुआ है और सडनली वो अचानक से यदि कोई पर्सन खड़ा हो जाता है, तो वो एकदम नॉर्मली वॉक कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन यदि कोई पर्सन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के केस में है, तो उसमें क्या होता है कि यदि कोई पर्सन लेटा हुआ है और डायरेक्टली यदि कोई पर्सन खड़ा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसके नीचे वाले जो लिम्ब होते हैं उसमें जो वेन्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को पुल करते हैं अपनी तरफ। ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, ब्लड लोअर लिम्स की तरफ आता है, तो ब्लड जैसे ही लोअर लिम्ब की तरफ पुल होगा तो क्या हो जाएगा, हार्ट की तरफ ब्लड क्या हो जाएगा, हार्ट की तरफ कम जाएगा, और जैसे ही ब्लड हार्ट की तरफ, ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ कम होगा, तो ऐसे क्या होगा, जो हमारा कार्डियक आउटपुट होगा, कार्डियक आउटपुट जो होता है वो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा। ये कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, और कार्डियक आउटपुट जैसे ही कम होगा तो वो पेशेंट जो होगा वो क्या होगा, ब्लैंक्ड आउट हो जाएगा, वो उसका सर एकदम, वो सर चकरा करके वो एकदम बेहोश हो सकता है, ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। अब जैसे ही कोई एक नॉर्मल पर्सन है वो भी खड़ा होता है और उसका भी क्या होता है, वेन्यूल्स नीचे की तरफ ब्लड को पुल करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है एक्चुअली में, ये जो बीमारी है ये एक्चुअली कोई नॉर्मल पर्सन है, और वो नॉर्मल पर्सन भी जब ऐसे लेटा होता है और जब वो अचानक से खड़ा हो जाता है, तो उसमें भी ग्रेविटी की वजह से जो वेन्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को नीचे की तरफ तो खींचते हैं, वो पुल तो करते हैं, लेकिन ये चूंकि ये कंडीशन होता है आपका जब ऑटोनोमिक डायबिटिक कंडीशन होता है, तब कंडीशन में होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही पर्सन खड़ा होता है और तो फिर उसके जो ब्लड जो नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो जो वेन्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से स्क्वीज आउट कर जाते हैं, और जैसे ही ये स्क्वीज करते हैं तो ब्लड क्या होता है, इस इधर आता तो है, और ये सेल्स पूरे वेन्यूल्स से स्क्वीज कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, तो ब्लड फिर आकर के और फिर ये फिर से ब्लड ऊपर की तरफ में चला जाता है। तो ये कंटिन्यूस इसका फिर मूवमेंट होते होते फिर एक स्टैटिक कंडीशन मेंटेन हो जाती है, और फिर जब बैलेंस हो जाता है तो फिर ये टोटली नॉर्मल फंक्शनिंग करता है, और पेशेंट ये नॉर्मल पर्सन रेगुलर वे में अपना काम करता है, फिर इसको कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होता है। तो इन दिस वीडियो वी विल हैव डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन टू डायबिटीज़ मेलाइटस। इस वीडियो में हमने डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने दिया। आगे की अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे इंसुलिन
जो है वो पूरी फंक्शन करता है। फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन जो होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और थैंक यू आप सबका, धन्यवाद।